अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। मुल्क में आम इंतखाबात मुनक्किद हुए 11 रोज़ गुजर चुके हैं। नून लीग की जानिब से शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद कर दिया गया था, लेकिन हुकूमत साजी के फार्मूले पर पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। लेकिन ख़बर यह है कि ये मुज़ाकरात जो हैं तकरीबन आखिरी मराहिल में हैं और 3 छोटे जो नुकात हैं उस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग का फ़िलहाल इत्तेफाक राय नहीं हो सका। लेकिन आज जो मुज़ाकरात हुए, 5वां दौर आज हुआ सेनेटर इसहाक डार की रिहाइश गाह पर, जहां तीनों पार्टीज़ के रहनुमा सर जोड़कर बैठे। हुकूमती इत्तेहाद के लिए मुख्तलिफ फार्मूलों पर गौर किया गया। अब दोनों अतराफ़ की कमेटियां अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत कर रही है, जिसके बाद आज रात ख़बर यह है कि 11 साढ़े 11 बजे शायद एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया जाएगा। आज भी इत्तेफाक राय नहीं हो सका तो फिर कल सुबह कर दिया जाएगा। लेकिन दोनों जमातों की क़यादत ये कन्फर्म कर रही है कि तकरीबन तमाम तर मामलात जो हैं वो तय पा चुके हैं। सिर्फ चंद 2-3 मामलात ऐसी हैं जिस पर अभी इत्तेफाक राय होना बाकी है, लेकिन वो चंद घंटों में हो सकता है। बातचीत को ड्राफ्ट की शिकल में जो है वो बाकायदा तौर पर तैयार किया जाएगा। इससे पहले सेनेट इजलास के बाद जो साबिक वफाकी वजीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़, उनका यह कहना था कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान मामला तय पा चुके हैं। ये माहौल में हो रही हैं, पॉजिटिव है, अच्छा नतीजा निकलेगा इंशाल्लाह और पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। आज शाम काफ़ी बेहतर हालात होंगे इंशाल्लाह। कुछ चीज़ें रह गई थी वो इंशाल्लाह आज शाम दोस्तों को साथ लेके चलना है, तो इंशाल्लाह बाहमी मुशावरत से। पावर शेयरिंग के मामले पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है जो कि वो पहले दिन से उनका था। एक बार फिर उन्होंने अपना मौक़िफ़ दोहराया ठट्ठा जलसे में कि वो वफाकी काबीना में शमूलियत से इनकारी हैं। और अभी तक इतलात ये हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो अभी भी रेजिस्ट कर रही है, स्ट्रांगली रेजिस्ट कर रही है और शायद ही काबीना का हिस्सा बने। मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। मैंने इस बात को मना किया है। जो हमारे पास आए हैं, हमारे वोट मांगे हैं, हम उनके साथ इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे, उनसे कोई वजारतें नहीं लेंगे। हमने फैसला किया है कि सदर के जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें हमारा उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। सियासी जमातों के दरमियान जोड़ तोड़ और इत्तेहाद के लिए कोशिशें जारी हैं। वहीं आज़ाद अरकान, PTI बैक्ड आज़ाद अरकान अपने ठिकाने ढूंढने में मसरूफ है। नून लीग को कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली की एक मजीद नशिस्त आज मिली। कौमी असम्बली हल्का NA-12 कोहिस्तान से आज़ाद उम्मीदवार जो है मोहम्मद इदरीस और पंजाब असम्बली के हल्का PP 242 बावल नगर से मुंतखब रुकन काशिफ नवीद पंसोटा ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। दूसरी जानिब 3 नशिस्तें आज फिलहाल नून से छिन गई हैं। वो तो आगे अब कोर्टों का फैसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में मौजूद कौमी असम्बली की जो 3 हल्के हैं उनमें उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं। NA-46 से नून लीग के उम्मीदवार अंजुम अकील, NA-47 से तारिक फजल चौधरी नून लीग के और NA-48 से राजा खुर्रम नवाज जो कि आज़ाद जीकर नून लीग में शामिल हुए थे, उनके कामयाबी का नोटिफिकेशन फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन आगे सुप्रीम कोर्ट जो है उसको दोबारा बहाल भी कर सकती है। ये मामला ट्रिब्यूनल में भी जा सकता है। एक जानिब जोड़ तोड़ जारी है, वहीं इलेक्शन नताइज में धांधली के इल्जामात भी रोज एक नया मोड़ ले रहे हैं। मुल्क के चंद शहरों में नताइज के खिलाफ मुजाहरे भी हुए, धरने भी जारी हैं। जीतने वाले और हारने वाले सभी कहीं ना कहीं इंतखाबी नताइज के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। सेनेट के अलविदाई इजलास में आज तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज किया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के मामलात पर तहकीकाती कमेटी ने काम का आगाज कर दिया है। लियाकत छट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट के लिए पेमरा को खत लिखा। जराए के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने तहरीरी बयान जमा करा दिए हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया। इंक्वायरी कमेटी का इजलास कल सुबह 10 बजे फिर तलब किया गया है और रावलपिंडी डिवीजन के तमाम रिटर्निंग अफसरान उसमें पेश होंगे। इंक्वायरी कमेटी के सरबरा मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी आरोस के बयान कलमबंद करेंगे। कमेटी सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयान भी कलमबंद करेगी। आपको बताते चलें कि 2 रोज पहले कमिश्नर रावलपिंडी अब साबिक हो चुके हैं। लियाकत अली ने आम इंतखाबात में बेज़ाब्तियों का एतराफ़ करते हुए मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। उनके बकौल
हमने यानी उन्होंने उम्मीदवारों को 50 हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की 70-70 हज़ार की लीड को तब्दील किया। रावलपिंडी डिवीजन के 13 MNAs हारे हुए थे उनके मुताबिक और उन्हें 70-70 हज़ार की लीड दिलवाई गई। मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया। इसी बारे पर लेकिन निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी का यह कहना है कि निगरान हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर आला तहकीकाती कमेटी और इलेक्शन कमीशन इस मामले पर कार्रवाई कर रहा है। हमें अपने इदारों और निज़ाम पर एतमाद करना चाहिए। कमिश्नर का मामला है, उस पर एक आला तहकीकाती कमेटी बनी है और इलेक्शन कमीशन भी इस पर प्रोसीडिंग कर रहा है। तो हमें अपने इदारों पे और अपने जो निज़ाम है उस पर एतमाद करना चाहिए। जैसे ही इलेक्शन कमीशन सरकारी लिस्ट जारी कर देगा और पार्टीज़ की पोजीशन सामने आ जाएगी तो उसके बाद वजारत पार्लिमानी उमूर एक समरी मूव करेगी वज़ीर आज़म के लिए और सदर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि इजलास बुलाया जाए। नाज़रीन, एक और अहम मामला गुज़श्ता रोज़ से निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी जो है वो BBC से वाबस्ता एक सहाफ़ी ने उनके इंटरव्यू की कोशिश की या एक सवाल पर उनसे उलझने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें तनकीद का भी निशाना बनाया गया। कुछ लोगों ने उनकी सपोर्ट में भी ट्वीट किए। अब मुर्तज़ा सुलंगी साहब खुद बड़े सीनियर सहाफ़ी रह चुके हैं, निगरान वज़ीर इत्तलात के। ये जो तलखलामी उस वक्त शुरू हुई जब BBC के जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के हवाले से केयरटेकर वज़ीर से सवाल पूछा और वो जो बातचीत हुई वो उस पर भी हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अब सहाफ़ी ने जो जवाबात दिए उन पर तनकीद ये हो रही है कि आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था एक पापराजी बन के। अब इस वाक़े की वीडियो गुज़श्ता रोज़ से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से जो जिस तरह मैंने कहा कि मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, जहाँ सार्फिन ने निगरान वज़ीर इत्तलात को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं कुछ सार्फिन का यह भी कहना है कि निगरान वज़ीर इत्तलात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे थे। किसी वफाकी वज़ीर से इस अंदाज में सवाल करना भी जो है वो मुनासिब नहीं था। जहाँ तक इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात की बात हो रही है, गुज़श्ता रोज़ लाहौर के 2 सहाफ़ियों ने, अब यहाँ पे थोड़ी सी नाज़रीन फेक न्यूज़ की बात हम करेंगे। कुछ सहाफ़ियों की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें यह दावा किया गया कि लक्ष्मी चौक के प्रिंटिंग प्रेस में मानसेरा के NA-15 के बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग हो रही थी। अब मानसेरा से नवाज साहब इलेक्शन लड़े और फॉर्म 45 और जो चीज़ें अब तक सामने आई उन्हें वहाँ पर शिकस्त हुई। तो इसको रंग ये दिया जा रहा था कि यहाँ पर जैली बैलेट पेपर्स और ठप्पे लगाकर नवाज शरीफ साहब को शायद जितवाया जा रहा है। अब ये वीडियो जंगल की आग की तरह बगैर किसी तस्दीक के सोशल मीडिया के जरिए वायरल की गई। तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से वो शेयर हुई और उस पर बानी तहरीक इंसाफ का भी एक रद्द-ए-अमल सामने आया। अब उसके बाद कई एक सीनियर सहाफ़ियों ने भी उसको ट्वीट भी किया, उस पर रद्द-ए-अमल भी दिया। यानी फैलाने में ऑब्वियसली मैंने नहीं किया लेकिन फैलाने में हम लोग भी शामिल हो गए। अब नून लीग की जानिब से इस वीडियो की तरदीद की गई, उसे एक प्रोपेगेंडा करार दिया। बाद अज़ां वीडियो बनाने वाले और वायरल करने वाले जो सहाफ़ी हैं उन्होंने खुद तो ट्वीट नहीं की, लेकिन ऑब्वियसली अगर उसने बनाई है तो किसी न किसी को तो उन्होंने भिजवाई होगी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जो है इल्ज़ाम ये लगाया गया कि डिलीट कर दिया गया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने खुद अपने अकाउंट से ट्वीट ही नहीं की। अब मामला फिर ये है कि अब जो चीज़ें सामने आई हैं तो अब वो माफ़ी मांग रहे हैं कि ऐसा ये ठीक नहीं था ये मामला और ये गलत तरीके से हुआ जिस तरह से उसकी हैंडलिंग। अब फेक न्यूज़ का ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? फेक न्यूज़ बनाने फैलाने वालों के लिए जब तक सज़ा का तयन नहीं होगा। अब ये मेरी ज़ाती राय है कि चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो सियासतदान हो या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, अगर आप एक न्यूज़ ओरिजिनेट करके फेक न्यूज़ है उसमें कोई वो नहीं है और आप उसे ट्वीट कर रहे हैं, आप एक आर्टिकल में कुछ कह रहे हैं, आप टीवी पर कुछ कह रहे हैं, अब आगे लोग फैलाते जा रहे हैं बगैर तस्दीक के, बगैर वेरीफाई किए, और आखिर में अगर वो चीज़ झूठ साबित हो जाती है तो क्या कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए? सज़ा का तयन भी होना चाहिए और सज़ा को ये भी यकीनी भी बनाया जाए, क्योंकि ये तमाशे अगर इसी तरह चलते रहे, पूरा मुल्क जो है इस वक्त फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडे से ना सिर्फ मुतासर हो रहा है, बल्कि ये जो फेक न्यूज़ वाला मामला है ये एक ताकतवर इंडस्ट्री बन चुकी है जो कि हकायक पर मबनी खबर को शूट डाउन
या दबा देना अब उनके बाएं हाथ का खेल बन चुका है, और ये सिचुएशन जो है ये किसी अच्छी तरफ नहीं जा रही। यानी मीडिया जो है वो रोजाना डिस्क्रेडिट होती जा रही है, जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं वो रोजाना डिस्क्रेडिट होते जा रहे हैं, और जो असल खबर है वो वायरल ट्रेंड्स में जो कि फेक होते हैं उसमें कहीं दब जाती है। अब दूसरी जानिब इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी में ताखीर का सवाल ज़बान ज़दा में, लेकिन इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। सबसे रेलेवेंट जो पर गुफ्तगू करने की खुद भी जर्नलिस्ट रह चुके हैं, निगरान वज़ीर इत्तलात जनाब मुर्तज़ा सुलंगी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं तो काफ़ी बोल लिया, अब पहले तो स्टेप बाय स्टेप आते हैं। इस वक्त एक डेडलॉक सा है, केयरटेकर हुकूमत ने इंतखाबात करवा दिए, उसकी शफाफियत पर सवाल उठे, उस पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, बोल भी चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है कि नेशनल असम्बली में एज वी स्पीक कोई हमें क्लैरिटी नहीं है कि यार कोई हुकूमत बनाने के लिए एक कह रहा है आप बनाएं, दूसरा कह रहा है आप बनाएं। आपको ये सारी चीज़ें कैसे नज़र आ रही? मुझे तो बहुत ही मामूल की सूरत हाल लगती है। अच्छा। हुकूमत साजी में वक्त लगता है और किसी किस्म का कोई तातुल नहीं है। अच्छा, आज 19 तारीख है, जो डेडलाइन है, कट ऑफ डेट है, वो 29 फरवरी है जी। उसमें 10 दिन पड़े हुए हैं जी। और मेरे ख्याल में ये 1-2 रोज़ के अंदर जो जमातें हैं वो फैसला कर लेंगी, क्योंकि एक मुनकसिम मैंडेट है, किसी जमात के पास अपने तौर पर हुकूमत बनाने की सूरत हाल नहीं है जी। तो ज़ाहिर है हुकूमत साजी में जो लेन देन होती है वो मुकम्मल हो जाएगी तो हुकूमत आ जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि इस पे कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात है। अच्छा, इल्ज़ामात पर आप बोल चुके हैं, एक जो कमिश्नर रावलपिंडी बोला उस पर कमेटी बनी और हमने आपका एक शॉर्ट भी चलाया, लेकिन आप खुद वॉइस ऑफ अमेरिका, इंटरनेशनल मीडिया में आप काम कर चुके हैं काफ़ी अरसा, एक परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में क्या नहीं बना इंटरनेशनल मीडिया में? क्योंकि अगले दिन हेडलाइनें लगी हुई थी, गार्जियन, टेलीग्राफ और वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स, कि जी रावलपिंडी का कमिश्नर बोल रहा है कि जी हमसे जो है वो रिगिंग करवाई गई। मैसेज अच्छा नहीं गया, चाहे उनके इल्ज़ामात ठीक हैं, दुरुस्त हैं, क्योंकि वो तहकीकात हो रही हैं, उनमें हम नहीं जा रहे। देखें, यहाँ पर अपने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग जो है उनको नहीं मालूम कि कमिश्नर का क्या रोल होता है। तो जो बंदा कैलिफोर्निया में बैठा है या न्यूयॉर्क में बैठा है या लंदन में बैठा है, उनको क्या पता कि कमिश्नर जो है वो किस मर्ज़ की दवा है। तो और यहाँ पर तो जिस तरीके की जहालत आम है उसमें आज के दौर में बहुत सारे लोग इसकी तहकीक नहीं करते। तो लेकिन साथ में कुछ क्वार्टर्स ऐसे ज़रूर हैं दुनिया में जिनके मफाद में है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक गैर यकीनी सूरत हाल जो है उसको प्रोजेक्ट किया जाए। आपसे बेहतर किसको मालूम है कि बाकायदा हज़ारों डॉलर लेकर लॉबिंग फर्म्स जो है वो हायर की गई एक जमात की तरफ से, और इस तरह की फ़िज़ा बनाने में उन्होंने एक किरदार अदा किया। फेक मीडिया तो अपने तौर पर है ही, लेकिन ख़ुद बैनुल अक़वामी मीडिया पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई, जो अमरीकी कांग्रेस है उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। तो जिनका काम है, जिनके मफाद में है बेयकीनी फैलाना, वो अपना काम ज़रूर करेंगे। अच्छा, इसी से जुड़ा जो दूसरा मामला है कि मतलब देखें इस वक्त सुलंगी साहब, पाकिस्तान में जो 4-5 बड़े जिन्हें आप भी और सारी उम्र और मैं भी सारी उम्र बड़ा जेन्युइन पॉलिटिशियन हम उन्हें मानते हैं, चाहे वो अख्तर जान हो, चाहे वो डॉक्टर मालिक हो, चाहे अचकज़ई साहब हो, अब हक दो जो तहरीक है, हज़ारा तहरीक है, वो एहतजाज कर रहे हैं। सिंध में तो छोड़ें, GDA इससे पहले 2-3, और आपको पता है आप खुद सिंध से हैं, इलेक्टोरल सपोर्ट उनको कभी भी इतना वो नहीं मिला। लेकिन फिर KP में आ जाए, मौलाना साहब, PTI, ये सारे अगर इकट्ठे निकल आते हैं और एक आवाज़ होके कहते हैं कि जी रिगिंग हुई है, तो हुकूमत कैसे चलेगी आपके ख्याल में, अगली जो हुकूमत है? देखें, हुकूमत जब बनेगी तो वो चलेगी। जहाँ तक किसी के एहतजाज करने की बात है तो हर इलेक्शन के बाद कुछ ना कुछ आवाज़ें उठती हैं। आपको याद है कि 2013 के इंतखाबात के बाद किस तरीके से एक ही साल बाद जो है वो PTI धरना लेकर जो है वो इस्लामाबाद पहुंच गई थी, और जी 35 पंक्चर तो फला। बाद में फिर उन्हीं के कहने पर जो
कमीशन बना सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा कि जी किसी किस्म की कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई थी। तो इस तरह की आवाज़ें जो है वो बलूचिस्तान से हों या खैबर पख्तूनख्वा से, आवाज़ें आना कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं है। जो बुनियादी बात है वो ये है कि वो तमाम फोरम्स मौजूद हैं, वो इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है। आपने देखा कि कई नताइज ख़ुद इलेक्शन कमीशन ने जो है वो मुअत्तल किए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने। तो कोर्ट्स काम कर रही हैं, जब नताइज सरकारी तौर पर आ जाएंगे तो उसके बाद ट्रिब्यूनल बन जाएंगे। तो ये एक कानून का एक प्रोसेस है। लेकिन अब मौलाना जो है वो अगर ये उनकी ख्वाहिश है कि जी मेरी इतनी सीटें आ जाएं, तो ख्वाहिश से तो नहीं होता। ठीक, मैं सोलंकी साहब इस पे भी बात करेंगे, टाइम इतना है नहीं, लेकिन आपसे जुड़ा एक जो मामला, आज आप पर काफ़ी तनकीद हुई, कुछ लोग आपकी सपोर्ट में भी बोले, ये हुआ क्या था? मतलब क्या उन्होंने टाइम लिया था, नहीं लिया था? उन्होंने जो सवाल किए आपके लिए, आपके पास वो जवाब नहीं था, आप उससे गुस्से में आए, या आप इसलिए गुस्से में आए कि ये कोई तरीका नहीं है, आप इस तरह से नहीं कर सकते कि एक केयरटेकर मिनिस्टर के साथ आप आएँ और और ओवर टू यू सर। देखिए, पिछले 6 महीने में कोई ऐसा चैनल नहीं है जहां पर मैं खुद चल के नहीं गया और इंटरव्यूज़ ना दिए हों। और यही बात इंटरनेशनल चैनल्स के साथ भी है। वॉइस ऑफ अमेरिका को मैंने सिट डाउन इंटरव्यू 2 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ उनको दिए, डॉयचे वेले को दिए, यहाँ तक कि जो इंडियन चैनल है वियान, उनको भी इंटरव्यू दिए। तो मेरे लिए मीडिया को इंटरव्यू देना कोई मेरे लिए कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं है जिससे मैं नाआशना हूँ। बीबीसी के साथ अलबत्ता एक ताल्लुक़ ख़राब हुआ, और वो जो गुफ्तगू उस नाम नहाद डॉक्यूमेंट्री में है उसके अंदर भी ज़ाहिर है। उसमें भी मैं उनसे कहता हूँ कि आप लोगों के साथ एक एतमाद का खसारा है, क्योंकि इससे पहले उनके एक सहाफ़ी ने मुझसे इंटरव्यू किया और वो तमाम जो मेरे चीज़ें थी वो काट के सिर्फ 1-2 जुमले डाल के और उन्होंने वो चला दिया। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट पहले से मौजूद था। लेकिन ये जो साहबान इसमें साहब ये जो दावा कर रहे हैं कि जी मैं 5 दिन इंतज़ार करता रहा, इससे तो ऐसा तासुर मिलता है कि जी हमने कोई दावत दे के उनको यहाँ बुलाया था। ऐसी कोई चीज़ नहीं। टाइम तय हुआ था उनका? नहीं, मेरा कोई टाइम तय नहीं हुआ था। तो वो फिर क्यों दावा कर रहे हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि जी वो हमें टाइम नहीं दे रहे थे, और फिर मुझे पता चला कि ये फलां एक टीवी चैनल पे आएंगे तो मैं वहां पर पहुंच गया। अच्छा। ये जैसे धावा बोलने वाली बात है, वो खुद इकरार कर रहे हैं। अच्छा। कोई ऐसा इनके पास सबूत नहीं है कि जी मैंने फलां कोई टाइम उनके साथ सेट किया हो। सिर्फ जो उनके साथ जो कन्वर्सेशन है या गुफ्तगू है, मेरे पास तो पूरा रिकॉर्ड है, वो 3 दिन का एक, यानी वो जो दावा कर रहे हैं वेडनेसडे 3 बजे का टाइम दिया था, कोई ऐसा टाइम नहीं है। अच्छा। अगर है तो इतना बड़ा इदारा वो दिखा दे स्क्रीन पे। ठीक। ऐसी कोई चीज है नहीं। जो एक्चुअल जो सोलंकी साहब जो कन्वर्सेशन हुई, और कन्वर्सेशन से पहले जी बीबीसी जैसे इदारे में आपने वहां पर काम किया है, मैंने बैनुल अक़वामी इदारों में काम किया है। ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे मुल्क की कोई मीडिया टीम बगैर किसी अपॉइंटमेंट इजाजत के कैमरे लेकर आपके प्रेमिसेस में आ जाए? ऐसा मैं खुद कभी ऐसा नहीं करूंगा। बर्तानिया में ऐसा होता रहता है, वो होते हैं पापराजी, वो माइक लेके। यहाँ पाकिस्तान में हमारे कुछ दोस्त हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर नहीं, प्रेमिसेस में नहीं जा सकते बगैर इजाजत के। अच्छा, और मजे की बात यह है कि जो वहां पर कन्वर्सेशन है उसके दौरान वो कहते, वो जी मेरे पास ये सबूत है कि जी आप ये देखें। अब मैं बूढ़ा आदमी हूं, मैंने कोई चीज़ अगर देखनी है तो मैं आपसे कहूँगा ना कि जी मुझे दें, तो वो उधर से हाथ झटक के कहते कि जी आप इसको फ़ोन को वो ना पकड़ें। तो मतलब और तो कोई सूरत नहीं है किसी चीज़ को देखने की, वो पीछे हट जाते हैं। उसके बाद भी वहाँ से निकल के उसी प्रेमिसेस पे वो बंदा पीस टू कैमरा जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है। अच्छा, ये प्रेमिसेस किसकी? पाकिस्तान टेलीविजन। अच्छा, पाकिस्तान टेलीविजन के अंदर कि जी ना अभी उसका जेम्स बॉन्ड 007 को पता चला कि मैं वहां पर आऊंगा, तो वो सिक्योरिटी वालों के साथ झूठ बोल के कि मेरा इंटरव्यू है तय होना है और मुझे इजाजत दे दे, उन शरीफ लोगों ने उनको छोड़ दिया। नहीं, शरीफ नहीं, ये तो कैसे आने दिया? कल को कोई और आ जाएगा। पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीजें होती हैं जी।
इससे ब्रीच। तो बिल्कुल ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, वो हम अपने तौर पर जो कुछ भी करेंगे, लेकिन इनके इसके बावजूद कानूनी तौर पर अगर आप किसी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल हो जाएं और ऐसे बहाना बना के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, और अगर आप गैर मुल्की हैं आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। हमने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, मुझे एक दूसरी बात बताएं, इनिशियली जब फिल्मिंग हो रही थी आपके कॉन्सेंट से वो फिल्मिंग हुई है? नहीं, अच्छा, नहीं, आपको लेकिन पता हमने था रोका नहीं। अच्छा, हमने नहीं रोका। वो आप ये आखिर में फिर वो लगता है कि दो लोग आके उन्होंने कैमरे के आगे नहीं, पूरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुई। अच्छा, देखें, वो तो उसके बाद वो गए हैं बाहर निकल के, और वहां पे उन्होंने पीस टू कैमरा किया है, आप पूरी तरह से देख लें। अच्छा, और वो जब खत्म कर रहे हैं तो वो कहते हैं अच्छा अच्छा मैं जा रहा हूं। हाँ, इतनी सी बात है। लेकिन इस पूरे अमल के दौरान आपके घर के अंदर कोई आ जाए, आप उनसे इक्विपमेंट ले सकते थे, कन्फिस्केट कर सकते थे। हमने कुछ नहीं किया। मैं एक दूसरी चीज समझा दें सोलंकी साहब, जब इनिशियली आप अप्रोच हुए, वर यू इवन अवेयर कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है? एक तो होता है ना सामने कैमरे हैं एक दो, और नहीं, शुरू में नहीं था, लेकिन बाद में मैंने देखा कि वो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो हमने किसी को नहीं रोका। मेरा तो पूरा क्रू वहां पर मौजूद था। अगर हम चाहते उसको रोकना तो हम रोक सकते थे, लेकिन हमने नहीं रोका। और मैं ये तवक्को नहीं रख रहा था कि बीबीसी जैसा इदारा इस तरह की फुटेज जो है वो इस्तेमाल करेगा। शर्म बीबीसी को आनी चाहिए इस तरह की। चले, आप एक तो ऑफिशियली कंप्लेन कर सकते हैं, दूसरा जो आपने आज क्वेश्चंस रेज किए हैं ये हम उनको भिजवा देते हैं कि आपके पास क्या इसका जवाब है, क्योंकि आप पीटीवी में बगैर इजाजत फर्ज करें कि उनके पास ऐसा कोई कागज हो, हालांकि मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, फर्ज करें हो। ये टेलीविजन की दुनिया में कितनी दफा होता है कि जी आप कोई इंटरव्यू रिक्वेस्ट करते हैं और वो रीशेड्यूल होता है, कैंसिल होता है। ये कोई ऐसी गैर मामूली बात है? अगर मैं आपको इंटरव्यू का वादा करूं और न दूं तो आप जो है वो कैमरा लेके मेरे घर पहुंच जाएंगे? ऐसा आप कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता। दिस इज अनप्रोफेशनल। ये नहीं होता कि जी आप किसी के प्रेमिसेस में बगैर इजाजत के झूठ बोल के कि जी हमारा इंटरव्यू तो है, हम जो है वो इक्विपमेंट लेकर पहुंच जाए। ये कोई अनाड़ी लोग कर सकते हैं, पपरासी कर सकते हैं। बीबीसी के लिए ये शर्म का मकाम होना चाहिए। चलें, मुर्तजा सोलंकी साहब बहुत शुक्रिया। आपने नाज़रीन सुना निगरानी इत्तलात का जो मौक़िफ़ था, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। जो भी इन्होंने एतराज़ात रेस किए ये हम राइटिंग में भी भिजवाएंगे कि बीबीसी इस पर हमें क्या मौक़िफ़ देता है। जो भी मौक़िफ़ होगा वो पेयर होना चाहें उनके लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है, लेकिन अगर इसके जवाबात आने चाहिए, क्योंकि मुर्तज़ा सोलंकी साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि बग़ैर इजाज़त के, ना उन्होंने इजाज़त दी ना कुछ, और पीटीवी में जाया गया, और फिर जो सिक्योरिटी ब्रीच जो भी है अगर वो है तो उसकी तो तहकीकात हो रही हैं, लेकिन ज़रूर जवाबात इसके बीबीसी को देने चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि उनसे जवाब लें। नाज़रीन, वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद है। कुंडी साहब, क्या तय पाया? कुछ इत्तलात ऐसी हैं कि शायद अभी भी 3-4 जो नुक्ते हैं जो खैर इतने अहम नहीं है, लेकिन उस पर इख्तिलाफ राय मौजूद है, लेकिन उसूली तौर पर यह तय पा चुका है कि शायद आज रात देर गए या कल सुबह जो है वो बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा और पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं होगी, लेकिन पीएमएलएन की मदद करेगी हुकूमत बनाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यादव साहब, पहले भी हमने ये फैसला किया था, जो सीसी में फैसला किया था कि हम पीएमएलएन को के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे और काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। कल दोबारा बिलावल साहब की कल ठट्टा में जो स्पीच थी उसमें उसने दोबारा इस चीज को दोहराया। तो आज भी कमेटी की मीटिंग थी और दोबारा अभी 10 बजे दोबारा मीटिंग होने जा रही है। मतलब है कि भी किसी वक्त मीटिंग होगी और उसमें फैसला तकरीबन मैं समझता हूँ कि हो जाएगा या जो भी है, लेकिन वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा, काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन जो हमारी इत्तलात हैं कुंडी साहब वो यही है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि शायद जो 10 बजे अभी जो मीटिंग जारी है उसमें फैसला हो जाएगा और एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज रात देर गए या कल सुबह फिर ऐलान हो जाएगा। ऐसी है तकरीबन, अभी चीजें फाइनलाइज होनी है
तो मैं समझता हूँ कि आज रात को या कल तक जो है चीजें मैं समझता हूँ कि फाइनल हो जाएंगी। अच्छा, और इन मुज़ाकरात में जो है वो MQM भी शामिल है कुंडी साहब इस वक्त जो हो रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के डायरेक्ट हमारे 7 रुकनी जो मेंबर्स हैं, जो हमने कमेटी बनाई है जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और PMLN के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात है, इसमें MQM शामिल नहीं। अच्छा, नहीं लेकिन कुंडी साहब मुझे बताइएगा कि असल जो आपको इससे क्या फायदा मिलेगा? क्या कुछ आईनी ओहदे जो हैं वो आपको मिलने के लिए उन्होंने हामी भर ली है? देखिए, हमने तो पहले ही कहा कि पंजाब में PMLN को मैंडेट है, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इत्तेहादी जो जमातें हैं, खासकर PMLN बलूचिस्तान में हमें सपोर्ट करेगी। और फेडरल में देखें, अगर हम कंटेस्ट करेंगे तो अपोजिशन में जाना पड़ेगा और दोबारा इलेक्शन होने पड़ेंगे। लिहाजा हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, चाहे प्रेसिडेंट है, स्पीकर है और चेयरमैन सेनेट है, उसका इलेक्शन हम कंटेस्ट करेंगे और हम इस उम्मीद से कि इत्तेहादी जमातें हमें सपोर्ट करेंगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आप कंटेस्ट करेंगे, और बलूचिस्तान में भी आपका मुतालबा ये है कि वहां पे आपको हुकूमत बनाने दी जाए? हमारी मेजॉरिटी है तो वहां पर मैंडेट का एहतराम किया जाए, मैं समझता हूँ, और वहां पर हमारी हुकूमत बननी चाहिए। अच्छा, और कुंडी साहब जो गवर्नरशिप है, तो सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद 2 के करीब 2 सूबों के गवर्नर जो हैं वो पीपल्स पार्टी के बन सकते हैं, तो 2 पर आप राजी हो जाएंगे? देखिए, ये कमेटी का मैंडेट है, कमेटी ने फैसला करना है। कमेटी ने अभी तक इस चीज का हमें कोई अपडेट नहीं किया। ये तो मैंने वो बातें की हैं जो हमने CEC में डिस्कस की थी और हमारा होगा। अच्छा, कमेटी जैसे ही फैसला करती है उसका अपना एक मैंडेट है, और जैसे वो फैसला करती है उसी के ऊपर फिर अमल दरामद होगा। नहीं, आप खैर ये तो कह सकते हैं ना कि पीपल्स पार्टी को कम से कम 2 गवर्नर मिलने चाहिए। क्यों 2 मिलने चाहिए? 4 क्यों नहीं मिलने चाहिए? नहीं, अब 4 तो अब आप ये ऐसे भी ना करें ना, अब तीसरे नंबर की पार्टी है ना, पहले नंबर की तो नहीं है या दूसरे की। देखें, जो भी है, हमने ये तो कमेटी ने फैसला करना, कमेटी को पार्टी ने मैंडेट दिया, जो भी फैसला कमेटी करेगी उसका पार्टी। तो आप कुंडी साहब आखिर में बताइएगा कैसे चलेगी ये गवर्नमेंट? कि मतलब आप काबीना का हिस्सा नहीं होंगे लेकिन सपोर्ट करेंगे, तो ये 5 साल आप सपोर्ट करेंगे उनको? देखिए, बिल्कुल माजी में देखें, मैंने पहले ही कहा था कि PMLN को बड़े खदशात थे इत्तेहादी जमातों से। हमें भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे PMLN पे, खासकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये चीजें 16 महीने का तजर्बा कोई अच्छा नहीं रहा, तो इसलिए हमने कहा कि इस दफा हम इनको ही मैंडेट दें, ये हुकूमत चलाएं, ताकि इनको ये ना हो कि इत्तेहादी जमातें ये हैं, इत्तेहादी जमातें ये हैं। तो इनको मैंडेट दें और ये डिलीवर करें। हम इनको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, हम लेजिस्लेशन में भी सपोर्ट करेंगे, और हम तनकीद बराए इस्लाह करेंगे, हम तनकीद बराए तनकीद नहीं करेंगे। यानी पाकिस्तान के वसी तर मफाद में जो है पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं बैठेगी लेकिन सपोर्ट करेगी नून लीग को, इंशाल्लाह ऐसी है। अब देखते हैं कि कमेटी क्या फैसला करती है। चले, फैसल करीम कुंडी साहब नाज़रीन पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह हमने इससे पहले भी आपसे बात की कि ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि आज रात देर गए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी। अगर आज फिर भी अगर एक आध पॉइंट रहता हो तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह होगी, लेकिन अगले 24 घंटों में बाकायदा पीपल्स पार्टी, MQM और नून लीग जो हैं वो अपनी हुकूमत बनाने का मरकज़ में ऐलान कर देंगी। और आपको अंदाज़ा है कि पीपल्स पार्टी इस काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन MQM और नून लीग जो है वो उस काबीना का हिस्सा होगी, और जहाँ तक हमारी इतलात हैं काफ लीग भी इस काबीना में शामिल होगी। नाज़रीन, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। आम इंतखाबात के नताइज को लेकर पहले ही सियासी जमातों में तशवीश पाई जाती थी। अब इंतखाबी नताइज में रद्दबदल के इल्जामात तस्लीम करके मुस्ताफ़ी होने वाले कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के बयान से मुबैना धांधली के इल्जामात जो हैं, जिनको खदशात थे, उन्होंने उनके इल्जामात को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और उसके बाद वकला की नुमाइंदा तंजीमों की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक इलेक्शन में धांधली के इल्जामात से इलेक्शन की शफाफियत और साख मुतासिर हुई। पाकिस्तान बार कौंसिल ने इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर तशवीश का इजहार किया, फौरी तहकीकात का मुतालबा किया। उनके बकौल सियासी जमातें इल्जामात की तहकीकात के लिए एक आज़ाद कमीशन पर मुतफिक हों। पाकिस्तान के इस्तेकाम और जमहूरी अमल पर अवाम के एतमाद के लिए सियासी जमातें अपना किरदार अदा करें। आपको बताते चलें कि आज सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी के इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजी साहब भरम हो गए और दरख्वास्त गुजार को पेश करने का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए कि केस हर सूरत सुनेंगे। इंतखाबात को कलअदम देने की दरख्वास्त पर
समात चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने की। इस दौरान काजी फायजीसा ने इस्तिफसार किया कि दरख्वास्त गुजार अली खान कहाँ हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त गुजार ने तो 13 फरवरी को दरख्वास्त वापस लेने की अपील कर दी थी। इस मौके पर अदालती मुआविन ने बताया कि दरख्वास्त गुजार से नोटिस की तामील के लिए फ़ोन और एड्रेस पर राब्ते की कोशिश की गई, जिस पर चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि पहले दरख्वास्त दायर करते हैं फिर गायब हो जाते हैं, ये क्या महज तशहीर के लिए है दरख्वास्त दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के साथ ऐसा अब नहीं चलेगा। जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार को किसी भी तरह पेश करें, ये केस चलाएंगे। दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त दायर करते ही खुद मीडिया पर जारी कर दी थी। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि ऐसे नहीं चलेगा। आमतौर पर दरख्वास्त दायर होते ही मीडिया पर जारी नहीं हो जाती, दरख्वास्त गुजार से बजरिया फ़ोन दोबारा रब्ता किया जाए। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का मजाक नहीं बनाया जा सकता। क्या पता दरख्वास्त गुजार ने खुद दरख्वास्त फाइल की भी या नहीं, क्या पता बाद में आकर दरख्वास्त गुजार ये कह दे कि मैंने तो वापस ही नहीं ली खुद से। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बजरिया मुत्तलिका SHO दरख्वास्त गुजार को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के अहकाम देते हुए कहा कि केस की समाअत आज ही दरख्वास्त गुजार के आने पर होगी, लेकिन बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 21 फरवरी तक मुअत्तल करते हुए दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को वज़ारत दिफा के जरिए नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दिया। अब वकला तंजीमों की जानिब से इलेक्शन कमीशन में दाननी के इल्जामात पर मजीद क्या रद्द अमल सामने आ सकता है और सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले इस मुकदमे की सूरत हाल में कि क्या इसका वजन होगा, कितनी अहमियत है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब शहजाद शौकत साहब। शहजाद शौकत साहब, आज समाअत हुई, इल्जामात लेफ्ट राइट से लग रहे हैं। मामला ये है कि जो जीता वो भी इल्जाम लगा रहा है, जो हारा वो भी इल्जाम लगा रहा है, और तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मुल्क में अदालतें मौजूद हैं। आज हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 जो जीत के नोटिफिकेशन थे वो कलअदम करार दे दिए, और लेकिन होना क्या चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या इस वक्त वकला क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए? देखें, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बात यह है जी कि जाहिर है कि ये एक ऐसा अजीबोगरीब मौका है कि जो जिस हलके से जीता है उस हलके के बाबत वो खामोश है, और जहाँ जहाँ से वो हारे हैं हर पार्टी बिला तखसीस पूरे इलेक्शन के अमल पर तनकीद कर रही। अब वे फॉरवर्ड आइन ने जो दिया हुआ है उसमें बुनियादी तौर पर यह ज़िम्मेदारी जो है एक फ्री, फेयर एंड इम्पार्शल इलेक्शन करवाने की, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आईन पाकिस्तान के तहत ये इख्तियार और इलेक्शंस एक्ट 2017 के तहत ये इख्तियार मौजूद है कि वो जहाँ जहाँ से उनके पास कंप्लेंट आ रही है उसकी तहकीक करें और फौरी तौर पर रिमीडियल ऑर्डर्स इस पर जारी करें। और ये इलेक्शन कमीशन हिस्टोरिकली करता रहा है, अभी बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। डस्का केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन हुए हुए इलेक्शन को कलअदम करार दे करके रीपोल का ऑर्डर किया, और उस ऑर्डर को ले करके मैं ख़ुद एज ए काउंसिल अली असद मल्ली साहब की तरफ से मैं सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस आइनी इख्तियार को बिल्कुल जायज़ और उनके इक़दाम को बिल्कुल दुरुस्त करार दिया। सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन को इस वक्त कौन सा अमर माने है कि इतने हैवी इल्ज़ामात हैं, और उन इल्ज़ामात में मैं भी काउंसिल हूँ कुछ फ़रीक़ैन का, दोनों तरफ से इत्फाक से, उन इल्ज़ामात की तहकीकात एक इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन के पास अभी भी ये इख्तियार सेक्शन 9 के तहत मौजूद है। 60 यौम के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैन एक्ट एज एन इलेक्शन ट्राइब्यूनल, और आइन में जब उनके पास इख्तियार मौजूद है, मैं अभी भी ये तवक्को रखता हूँ कि हर आइनी इदारा अपने अपने दायरे कार में रहते हुए अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे ताकि अवाम को इस इलेक्शन की वैलिडिटी के ऊपर एतबार आए। ठीक, अच्छा शहजाद शौकत साहब, एक दूसरा सवाल जो आज चीफ जस्टिस साहब ने बार बार, देखें उन्होंने भी तो वो दरख्वास्त इसीलिए लगाई कि यार वो इलेक्शन से मुतालिक थी, अब दरख्वास्त गुजार जो है वो आया ही नहीं, तो ऐसे भी तो मामलात नहीं चल सकते ना। अब इतना सीरियस मामला था, सारी मीडिया की नज़रें भी वहीं पे थी, दरख्वास्त गुजार जी उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली, तो ऐसी सूरत हाल में फिर आला अदालत क्या कर सकती है? देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार जो है
सो मोटो आर्टिकल 184(3) में वो उनके पास मौजूद है और वो इन तमाम चीज़ों का जायज़ा उस पटिशन में ले सकते हैं। लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली उनको हदायत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ही जारी करनी पड़ेंगी। अगर पटिशनर ऐसे वाज़े सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जिसमें वो जो धांधली के उसने इल्ज़ामात लगाए हैं, लिख देना तो बड़ा आसान होता है और टीवी पे आके जैसे वो हमारे कमिश्नर साहब ने कहा कह देना भी बड़ा आसान होता है। आप हर किस्म की शख्सियात को जिनका कोई इलेक्शन के प्रोसेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप जो मर्ज़ी कह लें। और सरप्राइजिंगली ना पैमरा ने देखा, मीडिया ने उसको रिपोर्ट भी कर दिया। सवाल ये है कि क्या ऐसे कोई सबूत मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो मैं बिल्कुल एज ए वेरी हम्बल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदे के तौर पर यह समझता हूँ कि बेलाग तहकीकात इन इल्ज़ामात पर होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। दोनों फरीकैन एक दूसरे के फॉर्म 45 को जाली कह रहे हैं, आखिर किसी इदारे को तो इस बात का फैसला करना है, लिहाजा। और आप ये कह रहे हैं शहजाद शौकत साहब के ट्राइब्यूनल्स जो हैं दैट्स द राइट फोरम राइट नाउ, जी बिल्कुल बन भी चुके हैं सर, उधर ही सारा मामला, क्योंकि देखिए ना सुप्रीम कोर्ट, जी सर, आर्टिकल 225 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, सर एक सवाल छोटा सा, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन मामलात में पड़ गए तो वो अपना जो काम है वो कहाँ करेंगे? कि वो वोट काउंट करना तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, मैंने शायद बात अपनी क्लैरिफाई नहीं कर सका, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए आर्टिकल 225 आईन पाकिस्तान का कतई बार करता है किसी भी अदालत को उन तमाम अमूर पर फैसला देने से जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने जिन पर फैसला देना। उमूमी तौर पर यह तमाम इल्ज़ामात इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के सामने जाने चाहिए जहां पर इस पर एविडेंस रिकॉर्ड होगी और ये फैसला होगा कि किसका फॉर्म 45 सच्चा है और किसका झूठा है। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद कुंवर दिलशाद साहब से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ ने अपने आज़ाद उम्मीदवारों के मुस्तकबिल का फैसला सुना दिया है। तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इंतखाबी इत्तेहाद किया है। बैरिस्टर गौर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता तमाम आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करेंगे। उनके उम्मीदवार कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली और KP असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करेंगे। उनका दावा है कि वो विफाक और इन सूबों में अपनी हुकूमत बनाएंगे। उनके मुताबिक ये कदम मखसूस नशिस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया है। नेशनल असम्बली में और प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली KP के इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। रिजर्व सीटों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मेंबरान को वो कवर देने के लिए ताकि पार्टी इंस्ट्रक्शन की पाबंद हो। हमारा आपस में एक फॉर्मल मुआहिदा भी हुआ है और हमारे कैंडिडेट उसके पेश नजर सारे के सारे इंशाअल्लाह ताला वो ज्वाइन कर चुके हैं। PTI के आजाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का ऐलान तो कर दिया, लेकिन यह सवाल मौजूद है कि PTI को मखसूस नशिस्तों में कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा। PTI रहनुमाओं के मुताबिक उनकी शमूलियत का मकसद मखसूस नशिस्तों का उसूल है। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी इत्तेहाद के बाद भी नंबर गेम में तहरीक इंसाफ फिलहाल पीछे है। नून लीग के नामजद करदा उम्मीदवार शहबाज शरीफ को उमर अयूब पर इसलिए बरतरी हासिल है क्योंकि पीपल्स पार्टी ऑलरेडी अपना वजन उनके पल्ले में डाल चुकी है। अभी तो नीटी ग्रिटी तय हो रही है दोनों जमातें कि क्या फैसला करती हैं। PTI की सियासी कमेटी के सरबराह और साबिक स्पीकर असद कैसर ने वफ्द के हमरा आज JUI शिरानी ग्रुप के रहनुमाओं से भी मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इत्तेहाद कायम करने का इरादा किया और इंतखाबात में मुबैना धांधली और कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर जुडिशल इंक्वायरी का भी मुतालबा किया। तो नाज़रीन, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। कुंवर दिलशाद साहब हमारे रेगुलर मेहमान हैं। इस वक्त निगरान हुकूमत पंजाब में मुशीर बराए कानून भी हैं और इलेक्शन कमीशन के जो मामलात हैं, चूंकि सेक्रेटरी रह चुके हैं, बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। कुंवर दिलशाद साहब, अब ये जो मूव PTI ने लिया सुन्नी इत्तेहाद में जाने का, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, आइन और कानून क्या कहता है? ये दुरुस्त है क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है ये बाकायदा इलेक्शन एक्ट सेक्शन 209 के तहत बाकायदा रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के यहाँ, और इसी तरह से इनको जो इंतखाबी निशान दिया गया है वो भी सेक्शन 215 के मुताबिक दिया गया है। तो ये तो ठीक है, पार्टी तो रजिस्टर्ड है इलेक्शन पाकिस्तान के यहाँ,
लेकिन जहां तक इनका ये बात ठीक है कि इनके आर्टिकल 51 और 106 के तहत 3 दिन दिए जाते हैं कि अगर आपने किसी सियासी जमात में, जो आज़ाद अराकीन के लिए, अगर आपने किसी सियासी जमात में वाबस्तगी करनी है, शमूलियत इख्तियार करनी है, तो 3 दिन का वक्त दिया जाता है। तो उसी 3 दिन के अंदर अंदर ये इत्तेहाद कौंसिल में जो है PTI के हमायत याफ्ता अरकान असेंबली वो उसमें शामिल हो जाएंगे। जहां तक सवाल ये है कि जैसे आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये है कि ख्वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं, माइनॉरिटी के हैं, वो इनका इस्तेहकाक बनता है कि नहीं बनता। अब असूली तौर पर हमें ये नहीं मालूम कि अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ने बाकायदा तौर पर ख्वातीन की नशिस्तें, माइनॉरिटी की नशिस्तें इलेक्शन कमीशन के यहाँ जमा करवाई हुई हैं 22 दिसंबर 2023 को, इसकी लास्ट डेट थी, तो अब इसमें इजाफा हो सकता है। उसमें आर्टिकल 224 इजाजत देता है और सेक्शन 104 भी इजाजत देता है कि उसमें सीटें बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आज सिरे नो दरखास्त ही नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, तो फिर आज सिरे नो जो अगर इन्होंने अगर ख्वातीन की नशिस्तों का मुतालबा किया है, पास इख्तियारात नहीं है, वो सेक्शन 104, ये बड़ा मसला पैदा होगा। ये बात में आला अदालत ही फैसला नहीं, लेकिन कुंवर दिलशाद साहब, यार एक काम करें, अगर आवाज ठीक नहीं है तो फोन पे मिला लें। आपको समझ नहीं आ रही तो क्या फायदा? नहीं, मैं तो नहीं, वो तो है, मैंने ये कहा कि अगर आवाज तो साफ आ रही है ना, नहीं आवाज का तो नहीं, अब ठीक है सर, मैं अगला सवाल आपसे करूं। जी सर, कुंवर दिलशाद साहब, अहम सवाल ये है कि सुन्नी तहरीक ने एक तो ये हो कि 25-30 अपनी खवातीन की नशिस्तों पर अपनी एक लिस्ट जमा कराई हो, क्या उसमें अमेंडमेंट हो सकती है? अगर वो लिस्ट जमा नहीं हुई तो चूंकि उसकी तारीख तो गुजर चुकी है, तो अगर तहरीक इंसाफ जो है वो अगर शमूलियत इख्तियार कर भी लेती है, लेकिन वो एक प्रोसेस है, एक आइन और कानून के तहत उसकी मुकर्ररा मुद्दत तो गुजर चुकी है। नहीं, उसमें आर्टिकल 224 में इस चीज की इजाजत दी हुई है कि अगर आपने नशिस्तें जमा कराई हुई है ख्वातीन की मिनॉरिटी लिस्ट पे में भी, मिनॉरिटी लिस्ट में भी, लेकिन वो एग्जॉस्ट कर गई है, अब तादाद बढ़ गई है तो कौमी सूबाई असेंबली की, तो वो दोबारा उसमें दाखिल जमा करवा सकते हैं। वो तो आर्टिकल 224 में इजाजत है। इसका सबसे बड़ी अहम बात है कि अगर इनकी ख्वातीन नहीं है, जमा नहीं करवाई है, तो तब इनके लिए वो सेक्शन 104 रुकावट का बायस बनेगा और वो फैसला अदालत ही करेगी। यानी ये एज्यूम किया जा सकता है, अभी तक हमारे पास तो ये इतलात नहीं है, लेकिन जाहिर बात है पीटीआई की जो लीगल टीम है वो भी इसको देख रही होगी और उन्होंने जब मुलाकात की होगी सुन्नी तहरीक से तो उनसे बाकायदा कंफर्म किया होगा कि क्या आपने वो मखसूस नशिस्तों के लिए वो दरख्वास्त जमा कराई या नहीं। अगर तो वो जमा हुई है तो इसका मतलब ये कि फिर ठीक है, पीटीआई को फिर इस सूरत में कोई मसला नहीं पेश आएगा। बिल्कुल, अगर जमा करवाई हुई है, अगर रात कम हो गई है तो उसमें इजाफा कर सकते हैं, अल्सर नो दरखास्त जा सकती हैं। वो तो आइन का आर्टिकल 224 खुली तौर पर वाज़ह तौर पर इजाजत देता है, उसमें तो कोई रुकावट नहीं। लेकिन शर्त यह है, हमें नहीं मालूम कि आया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है कि इनकी ख्वातीन के रजिस्टर जमा कराई है कि नहीं कराई। इनको भी चाहिए था ना कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देते कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की इतनी दरखास्तें ख्वातीन की जमा है, मिनॉरिटी की जमा है, हम इसमें और मजीद इजाफा करेंगे। ये तो वो कहना चाहिए था, लेकिन खामोशी क्यों इख्तियार करते? बताना चाहिए था ताकि प्रेस के अंदर, मीडिया के अंदर पता चल गोइयां हो रही हैं, इसका हल उनको चाहिए था, बता देते। लेकिन नहीं, बहरहाल अगर नहीं है। अच्छा, मुझे कुंवर दिलशाद साहब, ठीक, इसका मतलब ये कि ठीक है, एक अहम सवाल है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है जिसमें तहरीक इंसाफ के लोग शामिल होना शुरू हो चुके हैं। अभी तक तो ये कहा जा रहा था उनकी एक नशिस्त है, लेकिन उनके जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं साहबजादा मोहम्मद हामिद रजा फैसलाबाद से, वो खुद भी आजाद हैसियत में लड़े हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का निशान था घोड़ा और साहबजादा साहब ने कामयाबी हासिल की है मीनार पर। तो अगर देखा जाए तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की शायद ये अब मैं फॉर्म 47 की तफसीलात इलेक्शन कमीशन की आपके सामने रख लूं, इसके बाद क्या हो सकता है? नहीं, कोई बात नहीं। असल बात यह पार्टी की रजिस्ट्रेशन है। इन्होंने वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता वोटरों से अपने वोट लेने थे, तो इन्होंने अपना एक आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा
वो ठीक है, आजाद से उनका। अब ये असूली तौर पर इनको भी तो अपनी जमात में वापस आना पड़ेगा ना, कि भाई चूंकि मैं अपनी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आना पड़ेगा। तो बहरहाल उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान लाजमी तौर पर पूछेगा कि जब आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आपका निशान सिंबल हमने घोड़ा दिया था, तो आपने एक आजाद उम्मीदवार के हसीर से इलेक्शन लड़ा है, तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प मसला पैदा हो गया। लेकिन बहरहाल वो पार्टी के चेयरमैन है, वो किसी तरीके से भी इलेक्शन लड़ के आ सकते हैं। असल बात यह है कि बुनियादी तौर पर बात यह है कि पार्टी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के यहाँ, और उन निशान भी उनको मिला हुआ है, सब कुछ इनके मौजूद है इनके पास। लेकिन अब ये पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई रुकावट नहीं है आनी तौर पर। लेकिन अगर इन्होंने रिजर्व खवातीन या अकलियती लिस्ट ही जमा नहीं कराई तो फिर क्या होगा कुंवर दिलशाद साहब? फिर इसके बाद यह है कि फिर सेक्शन 104 के तहत इनको इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इनकार करेगा, रिजेक्ट करेगा, मुस्तरद करेगा, क्योंकि आपने ये हमारी लास्ट डेट 22 दिसंबर थी अपने ख्वातीन की मराठी लिस्ट लेने की, तो वो आप जमा नहीं करवाई, तो अब आज सरे 9 जमा नहीं हो सकती, ये रिकॉर्ड पैदा हो जाएगी। ठीक, कुंवर दिलशाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजिर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।